नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में नहाय खाई के साथ आज शुक्रवार से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है और 4 दिवसीय महापर्व के लिए नदी के घाटों पर साफ सफाई हो चुकी है। साथ ही छठ मैया की स्थापना कर दी गई है। इस महापर्व की तैयारी के मद्देनजर राजधानी देहरादून में बिहारी महासभा द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। छठ महोत्सव कार्यक्रम के लिए 30 और 31 अक्टूबर 2022 को टपकेश्वर महादेव मंदिर, चंद्रमणि मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए बिहारी महासभा के पदाधिकारियों ने डीएम से मुलाकात कर सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था बनवाने का अनुरोध किया है। अभी हम मुझसे मिलने भी आए थे लोग जिनके 2-3 रिक्वायरमेंट्स थी कि पुलिस व्यवस्था और मेडिकल टीम की व्यवस्था, जिसके ऊपर हम कार्रवाई कर लेंगे। प्रमुख कारण है कि देखिए, जो डायरेक्ट हमें भगवान सीधा जो भगवान दिखते हैं हमें, सूर्य भगवान से पूरा, जैसे आप लोग सब विदित है कि जितना भी ताकत प्राप्त होता है, चाहे आदमी हो, पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, जितने भी जीव जंतु हैं, यदि सूर्य उदय होना बंद हो जाए तो समझिए कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने में सारा सृष्टि का नाश हो जाए। तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को इस रूप में मानते हैं। दूसरे में जो साक्षात देवता के रूप में इनको माना गया है। दूसरे में जिनको चर्म रोग का प्रॉब्लम होता है, आप ऐसे भी साइंटिफिक तरीके से देखें, जो सूर्य को हम अर्घ देते हैं, सूर्य को अर्घ देते समय जो उनसे किरण छन के आता है हमारे शरीर को, पॉजिटिव प्रभाव देता है, बहुत सारे बीमारियों को दूर करता है। ये भी मान्यता है कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा उपासना सूर्य उपासना किया गया है। तो जो महिलाएं तो पुत्र प्राप्ति या वंश प्राप्ति में दिक्कत होती है, सूर्य की उपासना करती है। जिनको मिल जाता है, मन्नत रखती हैं, वो भी सूर्य की उपासना करती है। तो ये है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अपनी संस्कृति होती है, वह धीरे धीरे जो है वो लुप्त होती जा रही है। आज की डेट में अगर बात की जाए, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे वो नई जनरेशन है, वो धीरे धीरे अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। इसके लिए आपकी जो सभा है कुछ अग्रसर है? देखिए, छठ मुझे लगता है कि एकमात्र पर्व है जिसमें जितना भी प्राकृतिक चीज़ है केवल हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। आपको इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़, कोई प्लास्टिक, कोई इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता हुआ नहीं दिखेगा। जो सीजनल फल फूल और इस तरह की चीज़ें हम केवल उसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिससे प्रकृति में कोई प्रदूषण नहीं फैलता। वो अपने आप प्रकृति के साथ मिल जाने वाली चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जिस तरह की नई ये दिवाली के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। दिवाली के अगले दिन हम मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। जिस चूल्हे पे आज का कार्यक्रम होगा, कल प्रसाद बनाया जाएगा, वो चूल्हा दिवाली के अगले दिन से ही, तो एक तरह से दिवाली के अगले दिन से ही इस पूजा का प्रारंभ हो जाता है। और ये जब 7 दिन तक किसी परिवार में चलेगा तो। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आज सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुविधा, परिवहन सेवाओं और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिकतम तकनीकी का इस्तेमाल कर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कुछ बेस्ट प्रैक्टिस को राज्य में शुरू किया जाए और आउटकम बेस्ड अप्रोच पर विशेष ध्यान दिया जाए। परिवहन विभाग और परिवहन निगम में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की व्यवस्था की जाए और अच्छा कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवहन विभाग को राजस्व वृद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए और जनता को ऑनलाइन सुविधाओं सुलभता से मिले, इस दिशा में प्रयास किए जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली ग्वालदम और बीआरओ द्वारा निर्मित 3 मोटर पुलों का लोकार्पण शुक्रवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की गलवा घाटी से वर्चुअल माध्यम से किया है। आपको बता दें कि ग्वालदम से सिमली तक बीआरओ द्वारा निर्मित इन 3 मोटर पुलों से लोटी मोटर पुल पर लोकार्पण कार्यक्रम के लिए पूर्व विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहीं थराली के सीमल सैंड से निर्मित पुल के लोकार्पण में थराली से बीजेपी विधायक गोपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और वहीं कार्यक्रम में बीआरओ के कमांडर मनीष कपिल समेत
ओसी शिवम अवस्थी भी लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा बनाए गए इन मोटर पुलों का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विकास का संकल्प पर एक कदम हम आगे बढ़ते हुए पूरे देश को आज 75 पुलों का लोकार्पण करते हुए देश को समर्पित किया गया है। और आज हमारे रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो ये लोकार्पण हुआ है उसके लिए मैं और हमारे इसमें हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी भी इसमें वर्चुअल जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से इन 75 पुलों के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र के मेरी विधानसभा के जो 3 पुल कुलसारी, बुशेड़ी और लोटी का लोकार्पण हुआ है, मैं इस मौके पर अपने क्षेत्रवासियों को और विशेष रूप से बीआरओ को, आज ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर थे, कर्नल साहब यहाँ पर थे, जिनके अथक और एक समयबद्ध तरीके से जिस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया है, मैं उसके लिए भी पूरे बीआरओ को, सीमा सड़क संगठन के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम का ऐलान अब जल्द होने जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कमान संभाल लेने के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम घोषित होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि इस बार टीम प्रभावी होने के साथ साथ नई जोश और पुराने अनुभव वाली टीम होगी। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस टीम का स्वरूप जंबो नहीं बल्कि सीमित होगा। कार्यकारिणी, छोटी कार्यकारिणी जैसे मैंने कहा था, 2 फेजेस में हम निकाल रहे हैं। और टोटल कार्यकारिणी में जो अभी हमारी गई है उसमें 27-28 हमारे अभी महामंत्री हैं और 20-22 के आसपास उपाध्यक्ष रहेंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और 50 के आसपास सचिव है। और दूसरी लिस्ट जैसे ये अनुमोदन होकर आती है उसके बाद एक दूसरी लिस्ट और निकलेगी। कुल मिला के हमारे 35 से 38 तक हमारे शायद महामंत्री रहेंगे। और इस बार एक परिवर्तन ये देखने को आपको मिलेगा कि प्रभार वाले महामंत्री रहेंगे, कहीं ना कहीं का प्रभार उनके पास होगा, कार्यों का प्रभार होगा। जैसे हमारे जिले और जो महानगर हैं वो मिला के 27 हैं। उसके अलावा 4 फ्रंटल प्रकोष्ठ है, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI और सेवादल। उसके अलावा 2 हमारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक SC डिपार्टमेंट और हमारा अल्पसंख्यक जो डिपार्टमेंट है, इनके भी प्रभारी हमारे होंगे। और प्रभारी का काम होगा संबंधित अध्यक्षों के साथ। उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और नगर पंचायत लालकुआ के पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि आगामी 2023 के नगर पंचायत के चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि सामान्य सीट रही तो वो चुनाव लड़ेंगे और नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी रुके हुए विकास कार्य हैं उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि देश में प्रजातंत्र है और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, फिर भी नगर की जनता उन्हें वोट रूपे आशीर्वाद देकर चेयरमैन बनाती है तो लालकुआ नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मेरी भूमिका यह रहेगी कि मैं सामान्य सीट रही और कांग्रेस ने हमको टिकट दिया चेयरमैनी का, तो मैं कांग्रेस का प्रबल कैंडिडेट चेयरमैन का होऊंगा और मैं जनता हमें सामान्य लड़ेंगे। वैसे प्रजातंत्र राज्य है, हर कोई लड़ने का अधिकार है। अगर जनता ने हमको करेगी, हमको फिर से दोबारा से वोट देगी और हमको सम्मान देगी तो मैं फिर से लड़ूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा जनता को जो पिछले कार्यकाल काम किए आपकी और उससे ज़्यादा बेहतर। उत्तराखंड में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए 6 साल बाद हो रही PCS परीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है और PCS मेंस एग्जाम्स देने के लिए महज 20 दिन का समय दिया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के बच्चों के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर PCS मेंस की परीक्षाओं को स्थगित कर देना चाहिए और बच्चों को समय देकर बाद में इस परीक्षा को कराना चाहिए। इसके अलावा विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड PCS में राज्य के बच्चों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनहित को लेकर भी सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है, जबकि बच्चे लगातार कोर्ट की शरण में जाकर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, बावजूद उसके युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। देखिए 6 साल तक आपने PCS का कोई एग्जाम नहीं करा। जिस प्रकार से पूरा ये PCS
का एग्ज़ाम इस बारी निर्धारित करा गया है या फिर इसकी जो पूरी प्रक्रिया है ये वाकई में बहुत गजब की है। अब आप सोचिए कि जब से प्रीलिम्स का पहला रिजल्ट आया उसके बाद से 5वीं 6ठी सूची आई है, तब प्रीलिम्स में कौन कौन पास हुआ है ये निर्धारित हुआ है और अब मात्र 20 दिन का 19 अक्टूबर को इसकी अंतिम सूची आई है और 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस का एग्ज़ाम, जिसका सिलेबस इतना विराट विशाल है कि उसमें आईएएस के पूरे सिलेबस के अलावा उत्तराखंड का अलग से सिलेबस है। तो ये कैसे संभव है कि बच्चे 20 दिन में पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम दे दें जिनका सूची में अंतिम सूची में नाम आया। अवश्य सरकार की निरंकुशता को ये साफ दिखाता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोक सेवा आयोग जो मनगढ़ंत अपनी प्रश्न बना रहा है, उनके जवाब जब गलत हो रहे हैं तो लोग को कोर्ट जाना पड़ रहा है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का भी पूरा प्रकरण प्रक्रिया एक समान थी। तो इस समय इसमें कई हिसाब से या तो ये भ्रष्ट है या फिर ये निरंकुश है। तो दोनों कारण ये ऐसे हैं कि जिनकी वजह से तुरंत स्थगित होना चाहिए और बच्चों को समय मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता जिस प्रकार छात्र एक के बाद एक मुख्यमंत्री से भी वहाँ पर जाके मिलते हैं, कल आपसे मिलने यहाँ पर आए थे, क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री इसमें कोई संज्ञान आपको लगता है? नहीं, वो अगर केवल नारे के लिए मुख्यमंत्री बने कि युवा हैं और युवा प्रदेश है तो इससे बड़ा धोखाधड़ी का तो कोई आप प्रकरण समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अवश्य उनको अगर ये वाक्य में नारा लगता है कि कहीं उनकी मन भावना है या जन जागृति से जुड़ा हुआ है तो अवश्य युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने में उनको एक कदम आगे बढ़कर ये निर्णय लेना पड़ेगा। और नहीं लेंगे तो यही जो बच्चे सबसे होनहार बच्चे अगर ये सड़क पर उतर आए तो समझ लीजिए युवा ऐसी शक्ति है कि प्रदेश में हो देश में हो सरकार को 2 मिनट में उखाड़ फेंकती है। जी, लगातार विधानसभा में भी आप छात्रों के नारों को बुलंद करते रहते हो, तो किस प्रकार से आगे आप कांग्रेस का घेराव करेंगे देहरादून में जाकर? नहीं, देखिए ये बच्चे इस को लीड करेंगे, मेरी उनसे बात हुई है। अवश्य विरोध जो करेंगे उसमें कांग्रेस की जो लीडरशिप है अवश्य अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आजीविका कमाने आए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के शोषण के खिलाफ सर्व श्रमिक कर्मकार कल्याण संगठन और प्रगतिशील युवा संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तहसीलदार के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर मजदूरों का शोषण रोकने और दुर्घटना में मारे गए मजदूरों को उचित मुआवजा देने के साथ ही मजदूरों को कार्य के दौरान जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई है। और इस दौरान दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से तहसील परिसर में नारेबाजी भी की। हमने हमारे उत्तराखंड सरकार से ये मांग की है कि श्रम विभाग में जो भी योजनाएं आती हैं वो मज़दूरों तक नहीं पहुंच पाती हैं और हमें मज़दूरों को जो उत्तराखंड राज्य में असंगठित क्षेत्र में मज़दूर काम कर रहे हैं उनको असुरक्षित तरीके से ठेकेदार लोग उनसे काम करा रहे हैं और बहुमंजिली इमारतों में काम कराया जाता है बिना सेफ्टी के आधार पर, बिना हेलमेट के आधार पर और बिना सेफ्टी शूज़ के आधार पर। और अगर बागेश्वर में जो 2 मज़दूरों की मौत हुई है पुल में पेंटिंग करते वक्त, और जबकि दीपावली का दिन था और राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है और उन्हें दीपावली के दिन काम कराया जा रहा था और उनके अगर सेफ्टी बेल्ट होता तो सेफ्टी बेल्ट उनके पास होता तो उनकी शायद जान बच सकती थी। और क्योंकि उनके पांव फिसलने से सरयू नदी में गिरने से उनकी मौत हो गई और हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है और एसएसपी बागेश्वर और श्रम आयुक्त हल्दानी और कुमाऊं कमिश्नर और जी को ज्ञापन भेजा है। और हम मांग करते हैं कि सेफ्टी के साधन मुहैया कराए जाएं श्रम विभाग द्वारा और असंगठित क्षेत्र में सभी ठेकेदारों को जो है सुरक्षित तरीके से मजदूरों से काम कराया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी से और अन्य जगहों से लोग मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन कोई श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार मजदूरों दुर्घटना से मजदूरों की मौत हो रही है। सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए श्रम लेबर कोड द्वारा। और दूसरी बात यह है कि जो भी मजदूर मर रहा है उनको कोई सरकार की तरफ से, ना ठेकेदार की तरफ से कोई या मकान मालिक की तरफ किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों की मौत लगातार हो रही है, दर्दनाक मौतें हो रही हैं। क्या मांगे सरकार से? मांग यह है कि हमें जो मजदूर मर रहा है चाहे वो किसी भी क्षेत्र का उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का निर्माण कर रहा है, वो उत्तराखंड का निर्माण कर रहा है तो उत्तराखंड की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मुआवजा दिया जाए। हालिया घटनाक्रम में क्या मामला है? उसमें क्या है कि दो मजदूर जो पुल में काम कर रहे थे बागेश्वर में सरयू नदी के ऊपर, छुट्टी का दिन था, दिवाली के दिन सारी दुनिया में पूरे भारत में छुट्टी मनाई जाती है लेकिन मजदूर को ठेकेदार से काम कराया जाता था बिना सुरक्षा उपकरणों के। अगर उनको बेल्ट बदी होती तो वो मजदूर कभी उनकी जान नहीं जाती। तो इस तरह से काम कराया जाए, मजदूरों की जान। लालकुआं नगर क्षेत्र में मच्छर जनित रोगों के बढ़ते प्रभाव के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। आपको बता दें यहाँ स्वास्थ्य विभाग की CMO भागीरथी जोशी और जिला
मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनुराधा हयांकी द्वारा संयुक्त रूप से वार्ड नंबर 2 में निरीक्षण भी किया गया। इसके अलावा अम्बेडकर पार्क में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण और दवाइयां वितरण का कार्यक्रम रखा गया। वहीं सीएमओ और जिला मलेरिया अधिकारी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में लालकुआं नगर क्षेत्र और आसपास की मलिन बस्तियों में मच्छर जनित रोग जैसे डेंगू और मलेरिया की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यहां शिविर लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसे जैसे हमें खबर आती है कि कहीं पे डेंगू के मरीज आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग टीम को भेजते हैं। हमारे पास यहाँ की खबर अभी 4 दिन पहले आई थी, तो हमने उस दिन यहाँ पे टीम भेजी है। इसी में बगल में यहाँ पे कार्य किया गया है। और इसकी भी हमें न्यूज़ कल शाम को पता चली है कि कल शाम को यहाँ पे 2 मरीज और आए हैं, जिसके लिए हमने आज टीम भेजी है। अब इसके बाद, क्योंकि पहले हमारा दूसरी जगहों पर डेंगू के हिसाब से अब यहाँ पे आने शुरू हुए हैं, तो अब टीम हमारी यहाँ पे लगातार कार्य करेगी। किस प्रकार की जांचें होती है मैडम, क्या निःशुल्क रहेगी इसमें? दवाई वितरण को लेकर क्या? दवाई वितरण जो कैंप में हो रहा है वो निःशुल्क रहेगा, और जांचें जो भी है जो पीएससी में हो रही है वो निःशुल्क होंगी। बड़ी समस्या है, प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, लोगों तक जानकारी भी नहीं पहुंच पाती, उसको लेकर के कोई आवश्यक कदम उठाए जाएंगे? देखिए, प्रचार प्रसार के लिए जैसे सीओ मैम ने कहा कि 2 हम लोग नुक्कड़ नाटक यहाँ पे करवाए हैं। अभी भी हमारी आशाएं जो है, हमारी टीम है वो प्रचार प्रसार जहाँ जहाँ घर में जाए। कैंप अभी लालकुआं में थोड़ा सा प्रभावितों की संख्या इधर नोटिस में आई है, तो लगातार कैंप का एक रोस्टर जारी कर रहे हैं। और नगर पंचायत अध्यक्ष से भी हमारी बात हो गई है लालकुआं, उनके साथ कोलैबोरेशन में हमारी टीम सभी घर घर जाएंगी और सोर्स रिडक्शन का काम भी करेंगे। और जितने भी मलिन बस्तियां हैं लालकुआं की, यहाँ पर कैंप अभी रोस्टर जारी कर देंगे। मैडम, नगर पंचायत के दायरे से बाहर भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ काफ़ी बीमारियाँ पैर पसार चुकी हैं पहले से भी, तो ऐसी जगहों के लिए क्या अलग से कोई व्यवस्था रहेगी? नहीं, टीम अभी कैंप करेगी उन जगहों पर भी। कुछ चेकअप और क्या क्या दवाइयाँ निःशुल्क, क्या क्या रहेगा कैंप में? दवाइयाँ और प्लस डेंगू की जाँच जो है वो निःशुल्क होगी। उसके बारे में जो मार्केट में अगर जानकारी मिल जाए, उसके लिए कुछ आगे से जो प्रचार प्रसार के लिए भी कुछ रहेगा? हाँ, प्रचार प्रसार के लिए भी रहेगा। बीच में हमने नुक्कड़ नाटक भी करवाए हैं लालकुआं में, बुध बाजार और शनि बाजार में, और आगे। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आदमपुर उपचुनाव ने बढ़ाया हरियाणा का सियासी पारा। सबके अपने अपने दावे, सबके अपने अपने दाव। आखिर कौन करेगा जनता के हक की बात? क्या फिर से गति पकड़ेगा आदमपुर का विकास? कौन है कमजोर, कौन है दमदार? देखिए आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हर हलचल ANB न्यूज पर। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के मानकपुर आदमपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से कई लोग डेंगू की चपेट में आ गए और वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है और ग्रामीण अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एक दिन खानापूर्ति के लिए गाँव में आया और लोगों के सैंपल ले गया, जिसमें से कई लोगों का इलाजिया टेस्ट में पॉजिटिव आया है और वहीं
मामले में एसडीएम भगवानपुर का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि गांव में लोगों की स्वास्थ्य की जांच करें। डेंगू के लिए एक तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी और उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जहाँ पर भी पानी का ठहराव है वहाँ पर तत्कालिक दवाई का छिड़काव करें। साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पर निकासी की समस्या है वहाँ पे जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ भी वार्ता करके उसका जो है निस्तारण किया जा रहा है। मानेपुर गांव में लगातार डेंगू जैसे फैल रहा है, बुखार लोगों को, उसमें आप लोगों की किस तरह की व्यवस्था है? ये जैसे मैंने कहा कि दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे ही इस तरह की कोई भी घटना संज्ञान में आती है तत्कालीन टीम भेजकर वहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है लोगों को मुहैया। बुखार से बहुत लोग पीड़ित हैं और जितने पेशेंट हैं उनमें 50% से भी ऊपर डेंगू के पेशेंट निकले। मैंने स्वास्थ्य विभाग को आज से 15 दिन पहले फ़ोन किया था। शिरोजी को जो भगवानपुर बैठते हैं डॉक्टर शिरोजी, उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने यहाँ जो आशा वगैरह थी मैं फिर उन्हें बोला, उन्होंने कुछ सूचनाएं वहाँ भेजी। एक डॉक्टर हमारे यहाँ नाम उनका अनुजा यादव, वो डॉक्टर नहीं, वो फ़ोन से ही सब प्रक्रिया करती हैं, फ़ोन से अपनी ड्यूटी करते हैं। जो अगर कोई जानकारी उन्हें कहीं से ऊपर से कोई दबाव आया तो फ़ोन से आशा वगैरह को फ़ोन करें, जानकारी लेते हैं। गांव में बहुत कम आते हैं। तो गांव की स्थिति कैसी है फिलहाल? गांव की स्थिति फ़िलहाल बहुत नाजुक है, जबकि एक बार हमने भी दवाई का छिड़काव, उससे पहले मैंने प्रयास किया कि स्वास्थ्य विभाग से कोई, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को पता कि डेंगू में कौन सी दवाई क्या करना क्या नहीं, मैं जानकारी ली, रिपोर्टें भी उन्हें भेजी सारी। और जो हमारे सीएमओ हैं यहाँ, मैं उन्हें कई बार फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाते। तो उसके बाद मैंने एक डॉक्टर आए थे, वो जिले से या कहाँ से आए वो मैंने उससे जानकारी ली। उन्होंने कहा जी हम कितने लोग बीमार पड़े होंगे? बताता हूँ आपको पूरी बात बताता हूँ। दवाई छिड़काव के लिए या कुछ, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर सकता, जो पेशेंट डेंगू से पीड़ित है उसके घर में छिड़काव कर सकते हैं। मगर जी जब डेंगू से पीड़ित है तो ये संख्या और बढ़ेगी, आप पूरे गांव में छिड़काव करा दो किसी दवाई का। हरिद्वार में सरकारी विभाग ही ऊर्जा निगम को चुना लगा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और सिंचाई समेत कई विभागों ने लंबे समय से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते यूपीसीएल का करोड़ों रुपया विभागों पर बकाया चल रहा है और यूपीसीएल के अधिकारियों को पैसे की वसूली के लिए बार बार इन विभागों को नोटिस भेजने पड़ रहे हैं। कई नोटिस भेजने के बावजूद भी विभागों के बिलों का भुगतान लटका हुआ है। यूपीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि भुगतान किए जाने के लिए समय समय पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। कुछ विभागों ने 3-4 साल से बिजली का बिल नहीं भरा है। इनकी बकाया राशि करोड़ों में है। देखो, सरकारी विभाग में कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें नियमित पैसा आ जा रहा है और कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें नियमित पैसा नहीं आ रहा है, जैसे स्कूल वाले हैं और जैसे कि हमारे यहाँ पे यूपी इरिगेशन के 2-3 कनेक्शन हैं, या फिर आपका हेल्थ के भी हैं जिसमें कहने में 2-3 महीने रुक के पैसे आते हैं। ठीक है, तो ये रिकवरी का हमारा एक नियमित कार्यक्रम चलता रहता है कि हम नोटिस देंगे या कनेक्शन काटेंगे, तो धीरे धीरे पैसा आ ही रहा है। ठीक है, अमाउंट तो अब एसेस करके बताना पड़ेगा। वैसे कहने में अमाउंट तो हर समय कुछ ना कुछ एरिया का बना ही रहता है। अब ये किसी एक कंज्यूमर का आ गया तो दूसरा। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 21,29,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी सर्वेश यादव को पुलिस ने बाराबंकी के ग्राम उधोली से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये ठग खुद को उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसचिव बताता था। और अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसमें जो अभियुक्त है सर्वेश यादव, उनकी गिरफ्तारी की गई है और इस गिरफ्तारी के बाद ये चीज़ें जो तस्दीक हुई हैं, उस प्रकार से घटनाक्रम आया है कि ये जो अभियुक्त सर्वेश यादव है अपने 2 साथियों के साथ मिल के सरकारी नौकरी दिलाने और सरकारी कार्य दिलाने के नाम पे लोगों से ठगी किया करते हैं और इनके ऊपर पूर्व में भी इस वर्ष 2019 में एक अभियोग पंजीकृत है गोमती नगर थाने में, जिसमें पूर्व में भी ये जेल जा चुके हैं और बाकी भी इनके लिंक्स की जानकारी की जा रही है, किन किन लोगों के द्वारा, मतलब किन किन लोगों से इन्होंने पूर्व में भी ठगी।
देवाल में हुए पिंकी हत्याकांड में हत्यारोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने और रतगांव निवासी वीरेंद्र राम की हत्या की आशंका के मामले में पुलिस में दर्ज मुकदमे के बावजूद गिरफ्तारी न होने से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को थराली देवाल तिराही से तहसील तक जन आक्रोश रैली निकाली है और 2 दिन के भीतर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पिंकी हत्याकांड मामले में पुलिस ने हत्यारोपी पर इनाम भी रखा है और लगातार हत्यारोपी की तलाश की जा रही है। वहीं वीरेंद्र राम की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी के साथ साथ दलितों का उत्पीड़न इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी अंकिता भंडारी का जो मामला आया था उसमें भी जितने भी उत्तराखंड के दलित समाज के लोग हैं उस बेटी को इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरे थे। इसी तरीके से आज जो थराली के तहसील में ये जो जन आक्रोश रैली है, सम्मानित कैप्टन साहब और जो हमारी पिंकी है और यहाँ पर वीरेंद्र राम की जो निर्मम हत्या हुई है, आज तो हमने एक जन आक्रोश रैली के माध्यम से एक ज्ञापन देना भी उप जिलाधिकारी महोदय को ये थराली में, यदि 2 दिन के अंदर दोनों के दोनों हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि कल मैं यहाँ आने से पहले एसपी साहिबा से मैंने कहा था कि अभी तक आपने 1 साल पहले पिंकी देखो, उत्तराखंड जो बना था एक देव भूमि थी और इसको आज जो है एक कातिलों की भूमि बनाने पर जा रही सरकार जो है, जो कातिल हैं उनको जो है इस प्रकार से छोड़ रही है कि वो आगे से आगे बढ़ करके कत्लेआम करते जा रहे हैं। 2.5 महीने पहले एक रक्षाबंधन का दिन था, एक गरीब लड़का वीरेंद्र राम जो है एक छानी लगा करके वहाँ पर टूरिस्टों के साथ जो है एक होटल चला था, वहाँ से जो है कंडी कुंडी बेचने के लिए, ताकि मैं अपने परिवार के लिए रक्षा मिठाई वगैरह लेके आऊँगा। लुहाजन गया था कुछ कंडी बेचने के लिए, जब वहाँ से वापस हुआ तो रात्रि के टाइम पर जो उनके साथ जो है जिनकी जो है दुश्मनाई थी, उस बच्चे को सुनने में आया है उनके माता पिता के कहने से कि उसको घर के अंदर मार करके रात को किसी गाड़ी वाले को बोला गया कि इसको जो है यहाँ से ये फलदिया गांव की तरफ जो है गया था कंडी बेचने लेके, इसको रात को गाड़ी के माध्यम से नंदकेसरी पुल से या बोरागाड़ वाले पुल से जो है नदी में फेंका जाए ताकि इसके जो है साक्ष्य मिट जाए। लेकिन जो गाड़ी वाले ने जब मना किया मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, तो रात के टाइम पर उन हथियारों ने उस बच्चे की डेड बॉडी को उसके गांव जाने वाले रास्ते में इस प्रकार से दरंगदी से छोड़ दी और सवेरे जो है उन्हीं लोगों के द्वारा जो है सोशल मीडिया में भेजा जाता है कि एक जो है रतगांव का जो है लड़का जो है यहाँ मरा हुआ है और हो सकता है ये वीरेंद्र हो सकता है, इस प्रकार की जो है करके घटना। पिंकी हत्याकांड जो बता रहे हैं उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। जो अभियुक्त गुलाब उसके विरुद्ध NBW 82 और कुड़की और फिर उस पर मफरूरी में चार्जशीट हुई है, उसमें इनाम हुआ है। अभी हाल ही में उसमें 2500 से बढ़ के इनाम 5000 हो गया है और उसमें लगातार पुलिस का जो प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य कर रही है और हमारा प्रयास है जल्दी उसकी गिरफ्तारी करने का, क्योंकि उसमें मुकदमा। तो चलिए मेरे साथ अपूर्ण उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।